हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ मल्टीपल इंटीग्रल्स। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, मल्टीपल इंटीग्रल्स की डेफिनेशंस को देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है, प्रोसेस को देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ मल्टीपल इंटीग्रल्स होता क्या है। आप लोग क्या करते हो, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को आप इंटीग्रेट करते हो, तो कभी आपके पास ऐसा हो जाए फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल हो। ठीक है, यहाँ पे दो या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। देन आप क्या करोगे, डिफरेंट इंटीग्रल को जो जनरलाइज करके हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल्स कहते हैं। अब देखो, आपको मल्टीपल इंटीग्रल्स में जो है दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। मतलब लिमिट आपके पास, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दो तरीके से आएगी। एक क्या होगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जब वेरिएबल हो, और दूसरा क्या होगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जब कांस्टेंट हो। तो दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले मैं किस पे आता हूँ, कांस्टेंट पे आ जाता हूँ। तो देखो, हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट केस क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपके पास कांस्टेंट है। जैसे देखो क्या दिया, a टू b जा रहा है, c से d पे जा रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, फंक्शन दिया f ऑफ x कॉमा y, मतलब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दिया है, और यहाँ पे आपके पास क्या दिया, dx dy। इसको आपको इंटीग्रेट करना, तो इसको आप कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर कांस्टेंट हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना कि बाहर कौन सा है, कौन सा नंबर है, बाहर क्या है, dy है। अगर बाहर dy है, तो यानी जो ये आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दी है, ये y के रिस्पेक्ट में दी है, y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d। और ये क्या है, x के लिए दी है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। पहले तो आपको ये देखना होगा कि किसके लिए ये लिमिट दी है। जैसे कि मतलब इसमें एक तरीके की ये हो गया। अब देखो दूसरा एक और टाइप डिस्कस कर लेता हूँ, a टू b, c टू d, f ऑफ x कॉमा y dx dy। ये दूसरा आपके पास आ गया। अब फिर से यहाँ पे, सॉरी इसको हम उल्टा लिखते हैं क्योंकि dx dy पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, dy dx। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा dy बाहर था, तो आपने इसको क्या लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माना, y के लिए लिमिट माना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, dx बाहर है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसकी जो c और d को ये किसके लिए मानेंगे, हम लिमिट x के लिए मानेंगे। x इक्वल टू ये दिया है, ये भी x के लिए दिया है। ठीक है, ये y के लिए, ये y के लिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये देखना आ गया कि आप कैसे जानोगे, अगर कांस्टेंट वैल्यू दी है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, देन आप कैसे जानोगे कि आपके पास पहले की किसके लिए ये आपके पास लिमिट दी है। तो जो सिंबल बाहर है, जैसे dy है तो y के लिए लिमिट दी है, x dx बाहर है तो x के लिए लिमिट दी है। ठीक है, ये आपके पास इतना समझ में आ गया। अब हमको दूसरा चीज क्या करना है, अगर इसके लिए लिमिट दी है तो हमको क्या करना होगा, पहले y के रिस्पेक्ट में dy, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा। और अगर यहाँ पे x के लिए पहले दी है, तो पहले हमको क्या करना होगा, x के लिए इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। और देखो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है, इंटीग्रेट कर रहे हो तो हमको दूसरे वैल्यूज को क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। ठीक है, कि जैसे आप अगर यहाँ पे y के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, तो उस वक्त x को आपको क्या मानना है, कांस्टेंट मान के चलना है। जब आप अगर से यहाँ पे x के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, देन आपको क्या करना है, अदर वैल्यू जैसे y है तो y को क्या मान लोगे, कांस्टेंट मान लोगे। यहाँ पे देखो क्या है, y के लिए इंटीग्रेट करोगे तो जो अदर वैल्यूज है, जैसे कि x है, अदर वेरिएबल्स है, x है, बाकी भी जो वेरिएबल होंगे अगर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से ज्यादा होंगे, ठीक है, तो आपको उनको क्या कर देना, कांस्टेंट मान लेना और y के लिए इंटीग्रेट कर लेना है। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप x के लिए इंटीग्रेट करो तो x के लिए आप इंटीग्रेट करोगे, बाकी जितने भी वेरिएबल होंगे सबको कांस्टेंट मान लेना। बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, ये आपके पास आ गया है अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, अब मैं आता हूँ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर सिर्फ वेरिएबल हो। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो बेसिकली आपको सिर्फ यही एक चीज देखना कि ऑर्डर dx dy, dy dx, बस इतना ही आपको देखना है कि कौन सा बाहर है, बस उसके लिए पहले इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, दूसरे टाइप का आता है अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कोई वेरिएबल हो, इधर मान लो कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे f1 x, यहाँ पे f2 x। ठीक है, तो देखो जब ऐसा आ जाएगा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कोई वेरिएबल आ जाए, ठीक है, देखो ये वेरिएबल किसके लिए है, x का वेरिएबल आ रहा है ना, x का फंक्शन यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बना है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे, y की वैल्यू मानेंगे। और सबसे पहले हमको क्या करना होगा, y के लिए इंटीग्रेट करना होगा। यहाँ पे वैसे भी dy बाहर है, तो
पहले हम क्या करेंगे, y के लिए इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो वैल्यू आई वहां पे हम लोग f ऑफ x की वैल्यू रख देंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग x के लिए इंटीग्रेट करेंगे। अभी आप जब एक एग्जांपल देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसी को देखो ऐसे भी लिखा जा सकता था क्वेश्चन, a टू b f1x f2x f of x, y dy dx। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि dx बाहर है तो पहले dx के लिए इंटीग्रेशन करना, नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, y के लिए। क्यों y के लिए इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वो x का है, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमको इंटीग्रेशन कैसे देखना है। अगर वेरिएबल है तो आपको ये देखना होगा यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है उसके अपोजिट आपको इंटीग्रेशन करना है। x का दिया अगर लिमिट पे तो यानी y के लिए इंटीग्रेशन कर देना है, अगर y का दिया रहेगा तो x के लिए इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे तब हमको ये नहीं देखना कि dx पहले है या पहले dy है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करता हूँ जिससे कि आपके पास और क्लियर हो जाएगा। आप जस्ट ओनली क्या ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो इसका। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर 1 एग्जांपल्स देखो आपके पास क्या है, पहला देखो आपके पास क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 टू a 0 टू b x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, ये आपको निकाला है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, ये देखना अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, दोनों की कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इसका मतलब हमको क्या देखना है, यहाँ भी ऑर्डर देखना है dx और dy का। तो पहले क्या है, dy है, अगर dy तो हमको इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, y के रिस्पेक्ट में सबसे पहले। तो चलो कर लेते हैं, और x को क्या मानना होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a बचा, और आप इसको इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ पे देखो x का आपके साथ कुछ नहीं है, x स्क्वायर तो आपके पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मतलब क्या मान सकते हो, x स्क्वायर इंटू 1 मान सकते हो। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में y आ जाएगा, तो x स्क्वायर इंटू y प्लस, और यहाँ पे देखो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, y क्यूब बाई 3, और ये आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रख देनी है, कितनी है, 0 टू b dx। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे रखते हैं 0 टू a आपके पास है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू रख देते हैं। तो देखो पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस बी क्यूब बाई 3, ये हो गया। अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 0 का क्यूब बाई 3, ये होगा, और पूरे का क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू तो जानते ही हो, ये क्या होगा, 0 टू a इंटीग्रेशन हो जाएगा, और क्या हो गया, b एक्स स्क्वायर और प्लस b क्यूब बाई 3, ये हो गया आपके पास। और ये क्या हो जाएगा, ये देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 और प्लस 0, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो माइनस 0 करोगे तो सेम यही वैल्यू आपके पास आएगी। तो क्या आ गया आपके पास, bx आ गया होल ऑफ। अब देखो क्या करना है, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे देखो कोई दूसरा वेरिएबल भी नहीं है, ओनली कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, तो एक्स स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या मान लिया था, कांस्टेंट मान लिया था हमने। ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 टू a, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं ना, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको इधर रखना होगा। तो क्या करते हैं, अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, b एक्स क्यूब बाई 3 प्लस b क्यूब बाई 3 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं कांस्टेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, x आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू b, यहाँ पे देखो x की जगह पे a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बाई 3 प्लस b क्यूब बाई 3 इंटू x, x की वैल्यू क्या है, a है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। और देखो तब क्या करेंगे, अब 0 भी रखेंगे, तो अगर माइनस करके हम लोग 0 करते हैं तो क्या आएगा, देखो b इंटू 0 का क्यूब, तो क्या आ गया, ये 0 आ गया, फिर प्लस b क्यूब बाई 3 इंटू 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया ये। ठीक है, तो होल ऑफ क्वांटिटी आपके पास क्या आ जाएगी, b a क्यूब बाई 3 प्लस a b क्यूब बाई 3, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इंटीग्रेट किया, और ये बहुत ही इजी है। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारा क्या है,
0 to 1 इंटीग्रेशन की लिमिट है, फिर क्या है 0 to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dy, ये आपके पास है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या बोला था, इंटीग्रेट करना सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 0 to 1 है कांस्टेंट, ये क्या है 0 to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो क्या है, ये x का वेरिएबल है, तो यानी हमको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, y के रिस्पेक्ट में, और y यहाँ पे पहले है ही, इससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 to 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर y के लिए इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, जो x के फंक्शन है उसको कांस्टेंट मानना होगा। तो ये देखो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा x का फंक्शन है, अगर इसको आप कांस्टेंट मान रहे हो तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी आप समझ लो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। और y के लिए लिमिट ये है तो क्या होगा 0 to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy हो जाएगा, और dx को आप ऐसे बाहर रहने दोगे। ये चीज आपके पास आया ना, देखो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा 0 to 1 आपके पास ये आया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास ये रह गया, और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो देखो dy का क्या आ जाता है, y आ जाता है, y 0 to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ फिर से हम लोग सॉल्व करके वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा 0 to 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने देखो आपको समझाने के लिए ऐसे बताया कि अगर आपको तब भी ना समझ में आया हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मान रहे हैं, इसलिए उसको हमने क्या किया इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया। बाकी बचा आपके पास dy, तो dy का इंटीग्रेशन y आता तो वो लिख दिया, फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लगा दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करके, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा dx टोटल आपने यहाँ लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 0 to 1 बनेगा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और होल ऑफ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। तो देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन बेसिकली आप लोग जानते हो। तो क्या होता है, अगर आपके पास देखो लिख भी देते हैं, अगर ऐसा आपके पास आए क्या होता है, अगर 0 to मान लो कोई भी रहे आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट, यहाँ पे क्या हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन बन रहा हो, ठीक है, लिख दे रहे हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो इसका देखो दो इंटीग्रेशन है, एक क्या होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई ए, और दूसरा आप क्या लिख सकते हो log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हो। तो अब आपको जो समझ में आया वो वाला आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ सीधे यहाँ पे सॉल्यूशन पे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, हम लोग लिखते हैं log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। ये आपके पास आ गया, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है 0 to 1 है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या होगा log, देखो जब हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की वैल्यू कितनी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस, देखो यहाँ पे फिर से करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगी, ये माइनस अब 0 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा log 0 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0 का स्क्वायर, ये चीज आपके पास आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस log 1 इज इक्वल टू log 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो 0, तो क्या आ गया आपके पास आंसर क्या आ गया log 1 प्लस रूट 2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि कैसे मैंने इंटीग्रेट किया।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगी इससे रिलेटेड, क्योंकि ये वीडियो अगर इसी वीडियो में मैं ऐड करता हूँ क्वेश्चंस को तो वीडियो क्या हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करता हूँ। बाकी थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।